हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास दी जा रही है और आपकी सिलेबस से आधारित आपके जो 50 नंबर लगभग आपके हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और साथ में यहाँ पर स्टैटिक जीके, ये सब कवर किए जा रहे हैं। फोकस आपका हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर मैथ में कमज़ोर हैं, है ना। हमने कहा भी है कि अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो फिर आपको पूर्णतः जीके जीएस जो आपका है पूरा कवर करना पड़ेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा आप वीक हैं तो मैथ में आपको कवर करना पड़ेगा, 2 में 1 कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ वाले तो फिर आगे निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे वो तो टॉपर हैं और टॉपर आगे रहेंगे। भाई आपको भी टॉपर बनना है ना, और वो तभी हो सकता है जब आप एक पोर्शन को मजबूत करेंगे। आप जीके जीएस की क्लास हम आपको डेली 6 बजे देते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन आप लोग नहीं आते हैं। तो भाई टाइम जब निर्धारित कर दिया है हमारी क्लास में तो आप हर एक क्लास देखिए, क्योंकि हर क्लास आपके लिए हम महत्वपूर्ण देते हैं और दमदार क्लास आपको देते हैं, ठीक है ना। तो डेली आइए शाम को 6 बजे। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। तो यहां पर देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है मार्तंड वर्मा। कौन है? मार्तंड वर्मा ने दोस्तों याद रखिएगा कि ये युद्ध लड़ा था कोलाचेल की लड़ाई, इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अवध की रियासत, क्या दिया है? अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। दोस्तों यहां पर देना है 2 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया था और ये किया किसने? तो इनका नाम है क्या? बेगम रजिया सुल्तान या बेगम हजरत महल। कुछ लोगों ने जवाब ऐसे दे दिया है जल्दी से बेगम सुनकर। बेगम देखो लेकिन बेगम हजरत भी देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेगम देख के आपने आंसर मार दिया। बेगम ऊपर भी लिखा है, याद रखिएगा यहाँ पर बेगम हजरत महल हो जाएगा, क्योंकि रजिया बेगम यहाँ थोड़ो थी, दिल्ली सल्तनत काल में थे, हम लोग आधुनिक युग में पहुंचे हैं। तो याद रखिए बेगम हजरत महल ऑप्शन जिसका आ रहा है ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा, इनकी भाषा क्या थी? चगताई तुर्क में थी, और अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम इनमें से क्या है? कुल मिला के ये कहना है कि जो आपके बाबर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखा है वो चगताई तुर्क में लिखा है, लेकिन इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चलिए यहां पर देखें, आपका जो आंसर है 3 नंबर में लगभग सबका जवाब सही है। यहां पर जो आंसर आ गया है बी नंबर है, बाबर नामा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर नामा का आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक आपके थे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपका दमदार है, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर आप सॉल्व करते होंगे, आपके पास किताबें होंगे, आप देखते होंगे ये क्वेश्चन आपके बार बार होते हैं। इस क्लास को डेली लेना है। गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए वेलकम है सभी को, वेलकम है। नए लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, हमें पता चल पाए कि नहीं आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और अपने इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा क्या? 80 नंबर है। इनका नाम है यहाँ पर जीवक। क्या हो जाएगा? जीवक। दोस्तों जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनका राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने क्या किया था? भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। याद रखिएगा, पर्सनल इनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने इनको भेजा था, जीवक को। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था, ये कब हुआ था? जी हाँ, बताइएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का ये पहला विद्रोह था भैया, जिसे वेल्लोर विद्रोह कहते हैं। ये बड़े पैमाने पर विद्रोह था और ये कब हुआ था? 5 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1806। क्या हो जाएगा? 1806। 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य में एक वेल्लोर जगह पड़ता है, तो वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा ये किया गया सबसे बड़ा विद्रोह था। याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि नेताजी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए, कह रहा है नेताजी किसे कहते हैं, तो आपका 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस, जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अब आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। क्या? अब आप लोगों का टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर आपसे पूछे कि सर जी ये बताइए लोकमान्य किसे कहते थे,
अगर हम आपसे पूछे लोकमान्य किसे कहते थे, आपको टेस्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं। आप कहेंगे सर लोकमान्य किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ना, बाल गंगाधर तिलक को। अगर आपसे पूछे पंजाब केसरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पूछे जाते हैं। अगर पूछे पंजाब केसरी किसे कहते हैं, आप क्या जवाब देंगे, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते थे। देश बंधु किसे कहते थे, तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते थे। लौह पुरुष किसे कहते थे, तो लौह पुरुष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते थे। और नेताजी तो हो गए। ये 5 नाम ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जवाब देना है, इसमें से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 7 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी आंदोलन इसमें नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। और जो अपने आप को लगाते हो ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले दे देना, हम मान जाएंगे कि नहीं आपको ये सब कुछ आता है। सबसे पहला आपको ही यहाँ पर जवाब देना है, सबसे पहले जवाब आपके आना चाहिए। हाईलाइट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपका पहला आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है सी नंबर बिहार, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ये स्टार्ट हुआ था चंपारण, किसके लिए हुआ था, 3 कठिया प्रणाली। क्या 3 कठिया प्रणाली, इसका मतलब क्या होता है कि भैया वहां पर नील की खेती के लिए जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती करते थे, कहते थे नहीं नील की खेती करिए, नील की खेती करिए। लेकिन जिस भी खेत में नील की खेती हो जाती है वो खेत उर्वरक वो नहीं होती है, बंजर जैसी हो जाती है, तो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ऐसे नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ये आंदोलन जो कहा गया ये कौन सा आंदोलन है, यहाँ पर आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया ये जो आंदोलन था इसका नाम है क्या, इसका नाम है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बंगाल में विभाजन हुआ था। बंगाल जब विभाजन हुआ तो उसके विरोध में क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं अपनाने का यहाँ पर देखा जाए विचार आया था। और ये विचार जो दिया था सर्वप्रथम ये आपके कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। याद रखिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना तो 99% गिर पड़ेंगे, 99% लोग गिर पड़ेंगे अगर हम आपसे बोल दें कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। 99% गांधी जी लगा के आ जाओगे, 99% की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का विचार सर्वप्रथम जो दिया था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये जो क्वेश्चन हम बताते हैं ना, क्वेश्चन अगर सरल भी होता है तो उसके साथ जो हम बताते हैं उसको भी ध्यान रखा करें, क्योंकि ये भी हम पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ा रहा है, ये भी उसी में पढ़ा रहे हैं, तो इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो आपका अगले बातें क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था 21 वर्ष हुआ था, इसका आंसर देना है। चलिए अब आप कहेंगे सर सिपाही विद्रोह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर 1857 में हुआ था। और 1857 की अगर पूछ ले तो शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई से। क्या 10 मई से आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, मेरठ से आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भूक्षरण में से कौन सा कारक योगदान देते हैं। कुल मिला के देखा जाए जो भूक्षरण होता है इसमें से कौन सा कारक योगदान देते हैं, तो आप कहिएगा कि देखा जाए भूक्षरण में कह रहा है केवल वर्षा निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, ये तो होगा नहीं। केवल वर्षा हो सकता है नहीं, केवल निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, केवल वर्षा और वन और हवा। और ऑप्शन डी पर देखिएगा कह रहा है निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। तो दोस्तों याद रखिएगा भूक्षरण जो होता है कहीं ना कहीं देखा जाए जब निर्माण होगा, कुल मिला के देखा जाए कोई घर बनेगा तो भैया खुदाई होगा, या कोई निर्माण होता है तो मिट्टी का खुदाव होगा, है ना। इसके बाद क्या होता है पशुओं का अतिचारण, आप खेत में 1000 पशु ढेल दीजिए, उस खेत का पता धुआं निकल जाएगा, रगदा रगदा उड़ेगी, जब उड़ेगी तो उपजाऊ जो मिट्टी है तो उड़ गई है, तो भाई पशुओं से भी क्या हो गई दिक्कत हो गई। यहाँ पर वर्षा हो रही तो मिट्टी बहाकर चली जाएगी, और हवा आ रही तो जो धूल है वो भी उड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कारण जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। चलिए अब आइए क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जिनको सरल लग रहे थे ना वो लोग अब जवाब दीजिए कि आपका आंसर होगा क्या। और जिनको भैया कठिन लग रहा है उनको तो बात नहीं है, लेकिन जिनको सरल लग रहे थे वो लोग पहले जवाब देना है, तभी सबको पता चलेगा नहीं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है,
चलिए देखिए 12 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर और सी नंबर भी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। चलिए प्रयास अच्छा रहा है। देखिए कह रहा है औद्योगिकी और पुष्पादन के लिए हम इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। कह रहा है बीज खेत में दिया गया है, फिर दिया गया संधारणीय मत्स्य पालन की कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन, फिर दिया गया है ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 12 नंबर का वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, संधारणीय मत्स्य पालन की जो कार्य प्रणालियां हैं इनको बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं इस पर केंद्र नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जवाब दीजिएगा। यहां पर दिया गया है कि सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। मारिए तुक्का और लगाइए जवाब, आपका आंसर होगा क्या। फटाफट जवाब देना है कि सरफेस मल्चिंग होता क्या है। दोस्तों सरफेस मल्चिंग मतलब एक प्रकार से देखा जाए ऐसी तकनीकी होती है जो कि यहां पर देखा जाए, जो सी दिया गया है कि संसाधन संरक्षण तकनीकी, संसाधन का जो संरक्षण करना है उसकी तकनीकी है। मतलब भूमि के किसी भी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को पलवार या मल्च कहते हैं। समझ में आया। ये जो मल्च शब्द आपका है क्या, कि भूमि के किसी भी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली जो सामग्री होती है उसे पलवार या मल्च कहते हैं। और पलवार बिछाने के कई तरीके होते हैं, प्रयोजन होते हैं। जैसे भूमि की नमी का संरक्षण किया जाए, भूमि की उर्वरा और स्वास्थ्य की वृद्धि किया जाए, खरपतवारों की वृद्धि को रोका जाए, क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाया जाए, ये कई क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है। दोस्तों ये बताइएगा कि बहुत अधिक सिंचाई हो जाए और खराब जल निकासी का क्या प्रभाव पड़ सकता है, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों आपसे पहला पॉइंट दिया है जल भराव, है ना, फिर दिया गया है जल भराव, यहां पर दिया है मृदा लवणता, है ना, फिर दिया गया है इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, इससे पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आ जाती है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी समस्या होती हैं, जैसे फसल को पाले से बचाना, मिट्टी को सूख कर कठोर, कई आपकी प्रक्रिया हो जाती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस मृदा की धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। बताइएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है, ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। ये जो आपकी ढुलाई होती है हिमानी मृदा या हिमनद जो मृदा होती है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। हिमनद मृदा की जो ढुलाई होती है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य इनमें से कौन था। यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पर पंचायती व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में लागू की गई थी। देख सकते हैं आधे बच्चों के चेहरे में यहाँ पर चमक आ गई है इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सरल है, सरल नहीं है। ये क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा है, क्योंकि आयोग ने इस क्वेश्चन को बार बार दिया है, इस वजह से आपने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया है, इसलिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सरल हो गया। नहीं तो अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डेली पढ़ते नहीं थे और कठिन लग रहे थे। तो कहते हैं भैया कि पूरे मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको हर चीज आपको मिलेगा, कठिन मिलेगा, सरल मिलेगा, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए लगभग सबका सही जवाब आ गया है। राजस्थान ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कब स्टार्ट हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श वाक्य किसमें से लिया गया है। मतलब देखा जाए जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द है, सामाजिक शब्द है, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो आदर्श वाक्य है किससे लिया गया है 17 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, ये जो लिया गया है कहां से लिया गया है, तो जिसको नहीं मालूम है वो ऑप्शन ए लगाएंगे और जिनको मालूम है वो यहां पर दूसरा ऑप्शन लगाएंगे। तो भैया याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, रूसी क्रांति। याद रखिए लगभग सबका जवाब गलत है, क्या सबका जवाब गलत है। इसका जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा कि प्रस्तावना में जो न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श वाक्य है ये रूस की क्रांति से लिया गया है 1917 में। कब, 1917 में दोस्तों रूस की क्रांति, ये विश्व की पहली सबसे महत्वपूर्ण क्रांति आपकी हुई थी। घटनाओं में से इसका नाम यहाँ पर आता है। वहां की देखा जाए तो संघात्मक सरकार से ये आपकी प्रेरित है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति किया, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भाषाई प्रांत आयोग, याद रखिए भाषाई प्रांत आयोग, यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके कौन थे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आंसर क्या हो सकता है, 18 का ऑप्शन आया ए नंबर, किसी का बी नंबर, किसी का डी नंबर, तुक्का मार रहे हो यार,
मतलब तुक्का मारने वाली बात है। हम यहाँ पर निशान भी लगा रहे हैं कि भाषाई प्रांत आयोग। अरे तुक्का मारिए उसको जो आपने कभी पढ़ा भी हो। यहाँ पर इसके धर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? आपने इसके धर पढ़ा है भैया? इसके पहले आपने ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया है, आपने उस ऑप्शन को ध्यान दिया है जो बिल्कुल आपका सरल है, जिसका नाम जानते हैं। अगर आपसे पूछे मोदी जी तो आप कहेंगे मोदी जी, आप कहेंगे योगी जी तो आप कहेंगे योगी जी। मतलब जो ट्रेंडिंग में होता है, जो ज्यादा पढ़े वही आप आंसर देते हो। थोड़ा अगर ऑप्शन में ध्यान दिए होते ना तो पता चल जाता कि इसके धर जो थे कहीं ना कहीं ये आपके भाषा संबंधित आपके थे, राजभाषा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 19 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है 1 2 3 4, तो आप कहेंगे मैक्सिमम वाला यही आ रहा है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भैया जीएसटी जो आपका है ये कब आपका लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई को लागू हुआ था। क्या? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये सब चीजें आपकी किताबिया में हैं, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेंगे जितना पढ़ा रहे हैं। थ्योरी उठाकर देखिएगा, थ्योरी में से ये सब चीज है। जीएसटी भी आपको होगा, पंचवर्षीय भी योजना होगी, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। यह तो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है ये लागू किया गया था कब? तो दोस्तों ये ऑप्शन है बी नंबर 1969। क्या? 1969 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। ये जो आर्थिक आरक्षण है जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था आपका ऑप्शन सी नंबर है 103 नंबर का जो आपका संशोधन हुआ था। 103 नंबर में आरक्षण आपका संशोधन लाया गया, जिसमें से देखा जाए तो आपके कमजोर वर्ग जो आपके हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण मिलता है। कितने लोगों को है जो कि 10% का आरक्षण मिलता है? कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बताइएगा कि 10% का आरक्षण कितने लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक वीडियो में पूछा था कितने लोग गरीब हैं, तो सब ने कहा था कि हम गरीब हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बताइएगा कितने लोग 10% का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। संविधान का जो संशोधन है वो सर्वप्रथम जो किया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी ये संशोधन तो बहुत पहले होने लगा था। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था। 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के जो कि संयुक्त काल के पहले गवर्नर कौन थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे HP मोदी जो आपके हैं, कौन है? HP मोदी, जिसको ऑप्शन आ गया है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल में भाग माना जाता था। चलिए यहाँ पर 24 नंबर आपसे कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल ये समूहों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? तो दोस्तों इसके बाद जो आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। नरम दल की जो शुरुआत है भारत की आजादी से पहले, जब कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में विभाजित हुई थी, तभी से यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? बताइएगा, अगर राजनीतिक पार्टी बनाना है तो उसको क्या करना होगा? राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बताइएगा। तो भैया यहाँ पर कहेंगे कि राजनीतिक दल बनाने के लिए कि किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिल जाए, है ना, और या तो कम से कम 2 वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें यहाँ पर प्राप्त कर सके। कहीं ना कहीं देखा जाए आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला ही आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है, जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। इसीलिए हम क्या होते हैं कमेंट को ऑफ कर देते हैं, मोबाइल को उल्टा करके रख देते हैं। जिसको हल्ला मारना है उसको हल्ला मारने दीजिए, है ना। इसलिए मोबाइल को उल्टा करके रख देते हैं। फिर कोई चिल्लाता रहे कि सर जी हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हो, कमेंट नहीं पढ़ते हो, तो भी इसीलिए हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, कह रहा है कि किस जाति में बाह्य निषेचन होता है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्गी, यहाँ पर बिल्ली, मेढक और सांप। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका सी दिया गया है मेढक, क्या मेढक प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है। और इस प्रकार के निषेचन में युग्म का संलयन एक मादा शरीर के बाहर से होता है। तो कुल मिला के ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और अब कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि जो मेढक होते हैं सांस कैसे लेते हैं। हमने साइंस में पढ़ाया है कि जो मेढक होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो ये कैसे लेते हैं, ये त्वचा के
माध्यम से लेते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, तो कहने की आवाज किससे होती है? आप कहेंगे कंठ से आती है, लैरिंक्स से आती है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसे वॉयस बॉक्स भी कहते हैं। क्या? इसे वॉइस बॉक्स या वॉयस बॉक्स भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अवशिष्ट या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मतलब जो भैया घुन को भी खा जाए, केचुए जैसे अन्य जीवों के अवशिष्ट या मृत शरीर को भी खा जाए, इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हम समझेंगे कि आप दिमाग लगा के, दिमाग से बात कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन जवाब देंगे बिल्कुल दिमाग से काम करेंगे। चलिए क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पर घुन ही की बात नहीं है, ये क्वेश्चन में तो बोल दिया है घुन और केचुआ, लेकिन अगर आपसे बात करें कि कोई भी चीज का एक रूप से परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आदमी हो या कुछ भी हो, तो याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाए आपका अपघटक। याद रखिए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं गोबर, है ना, गोबर होता है, गोबर ताजा ताजा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जाएंगे तो वहां पर मिट्टी मिल जाएगा, है ना। कोई जीव जाएंगे तो वो आपका हड्डी होगी, वो बाद में क्या होगा? मिट्टी मिल जाएगा। तो कहने का इनको बोलते हैं अपघटक कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे कह रहा है, जितने भी ये पॉइंट दिए गए इनका मतलब क्या कह रहा है इसको समझिएगा, ठीक है ना। किसके बारे में कह रहा है? कह रहा है जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। क्या होता है भैया? ये जो संघ के लोग होते हैं उनका जो पृष्ठीय रूप होता है चपटा होता है। जीव ट्राइब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, उनमें ज्यादातर परजीवी होते हैं। ये जो तीनों चीज कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में कहा गया है। इन शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपके गेगिन बार ने सबसे पहले कहा था। तो यह जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस संघ के अंतर्गत देखा जाए कीड़े के समान जो अखंडित जंतु आते हैं, इनमें से दोस्तों देखा जाए अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य है, पालतू पशु है, जंगली जंतु हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी वजह से देखा जाए तो चाहे पालतू पशु हो चाहे आदमी हो, उनमें रोग आते हैं, इन्हीं की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तब होता क्या है? तो कह रहा है केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होती, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पूरी ऊष्मा आए और चली जाए, ऐसा तो नहीं होगा। फिर कह रहे केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूरी ऊष्मा वही ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित कर दिया है, ये भी आपका नहीं होगा। तो आप क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गलत मिलान की पहचान करना है 31 नंबर में, गलत कौन सा है? कह रहा है फाउंटेन पर का आविष्कार जो किया था वाटरमैन ने किया था, पहला पॉइंट सही है। अमीटर का प्रयोग यहाँ पर दिया है जनसेन, क्या सही है क्या? अमीटर का आविष्कार जो किया था किसने किया था? ड्रेक्सन ने किया था, फ्रेडरिक ड्रेक्सन ने किया था 1884 में। तो भैया ये ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है ना। बैरोमीटर का आपका किया था टोरिसेली ने किया था। एनिमेशन आपका है एमिन रेनोड हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सही मिलान करना है, अब आपको सही मिलान कर लेना है। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था पर्सी स्पेंसर। कौन है? तो पर्सी स्पेंसर ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो आप वर्नियर हो ही नहीं सकते हैं, बैटरी वोल्टा होंगे, ये भी आपका नहीं हो सकता है, वर्नियर कैलिपर्स वोल्टा ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा बैंक है, उसकी टैग लाइन दी गई है, इसके बीच आपका संगत मिलान करना है। अब बैंकों की जो टैग लाइन है उसके बारे में आपसे कह रहा है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सही नहीं है। तो कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की जो आपकी कह सकते हैं टैग लाइन है वो है ए बैंकर टू एवरी इंडियन। याद रखिए भारतीय स्टेट बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? ए बैंकर टू एवरी इंडियन। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है। अगला दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक का दिया है बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो भाई बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है वो है क्या? द नेम यू कैन बैंक ओपन। क्या? द नेम यू कैन बैंक ओपन, ये इसका टैग लाइन है। तो ये गलत आपका है। कोटक महिंद्रा का है लेटेस्ट मेक मनी सिंपल, और देना बैंक का है स्टेट्स फैमिली बैंक। तो गड़बड़ हो गया आपका बे नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम का किताब जो लिखा है वो किसने लिखा था? जवाब देना है। आपका जो 34 नंबर है लगभग सबका सही होना चाहिए। यहाँ पर कालिदास इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? सही युग्म से मेल नहीं खाते हैं। चलिए यहाँ पर 35 नंबर जवाब देना है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है
कि पुराने वस्तुओं का एक समूह, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द आपका कहा था। यहाँ पर दिया समय का संक्षिप्त इतिहास, और दोस्तों आपने अभी पढ़ा भी होगा कि जो समय का संक्षिप्त इतिहास है यहाँ पर दिया गया है आइंस्टीन अल्बर्ट आपसे दिया गया है ना। और दोस्तों आपको मालूम है कि जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्या स्टीफन जो आपके थे स्टीफन, उन्होंने लिखा था कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना, ये लिखा था, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है ना। अदर जो आपके पॉइंट है कहीं ना कहीं वो आपकी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अब आप ये बताइए, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अब आप बताइएगा कि इस कौन सा आपका सबसे है, तो आप कहेंगे दूसरा है, क्योंकि पहले स्थान में आपका चाइना है, पहले स्थान पर चाइना है। ये अपडेट हमने आपको पढ़ा दिया है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहां पर हमने अपडेट भेज दिया है। जो भी अपडेट आपके बचे हैं वो भी टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम देव जी के ट्रिक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहां जुड़ जाइएगा, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। हमेशा पढ़ाते हैं, हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला होगा। तो एन राजम का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वो आपके किसके, तो वायलिन से है। किससे है, वायलिन से है, याद रखिए वायलिन से। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए सितार वादन के लिए कौन जाने जाते हैं, रविशंकर का नाम बहुत आता है। रविशंकर जो आपके हैं इनका नाम सितार वादन के लिए बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर बांसुरी वादक में कौन आते हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया, है ना, हमने कहा हरि का नाम जानते हो, हरि प्रसाद चौरसिया, नाम मिला दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है, यहाँ पर बताइएगा। तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस के 7 सोपान हैं, 7 सोपान मतलब होते हैं 7 कांड हैं, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा ही पूछा जाएगा और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एमए में हैं, अगर एमए में आपने हिंदी लिया है, तब तो आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं, इतना है क्वेश्चन कि किसने लिखा है, 7 कांड में किसके बारे में है, क्रम क्या है, आप वो पेपर पास कर लोगे। क्योंकि एक पेपर आता है रामचरितमानस मतलब तुलसीदास के बारे में आता है, और तुलसीदास के बारे में यही पढ़ लोगे, इतना है, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे यहीं से, आधे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन में आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कांड कौन है, तो बाल कांड जो होता है, बाल कांड वो सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सर्वाधिक है आप बताना है। आप कहेंगे इलाहाबाद है, कहीं मिल गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद, अर्थात प्रयागराज आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। चलिए थोड़ा फास्ट करिए, है ना, यहाँ पर थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। आप कहेंगे सर पोर्ट ब्लेयर की राजधानी मतलब देखा जाए पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान निकोबार, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लक्षद्वीप जो आपकी है वो आपकी कवरती, है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताना है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इनका नाम है हिमा दास। याद रखिए हिमा दास ने जीता था, कब, ये जीते थे 2018 में। 2018 में दोस्तों याद रखिएगा 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता था, और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, आप कहेंगे कि सबसे ऊंचा झरना है एंजिल प्रपात है, एंजिल प्रपात, ठीक है ना, वेनेजुएला में है, और दक्षिण अमेरिका का ये आपका कह सकते हैं देश है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग जो आपका है ये किसके लिए आपका आया था, हंटर आयोग दोस्तों याद रखिए शिक्षा के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्राथमिक शिक्षा है, क्या प्राथमिक शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा देने पर बल दिया था, और 1882 में ये कमीशन गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है ये कहां पर स्थित है, इसका जवाब देना है। यहां पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे द हेग, है ना, द हेग अगर बात करते हैं तो नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रधान न्यायिक अंग है, प्रधान न्यायिक अंग है दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, आपका आंसर क्या होगा, तो भैया आप बताएंगे 25 अप्रैल 24 जनवरी, यहाँ पर बताइए 24 जनवरी लगा दीजिए, ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ा था, इसी कारण आपको याद होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है उपभोक्ता दिवस जो आपका है ये कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो
तो भैया ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्या 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और ये भैया देखा जाए तो किसका है, कुशीनगर। यहाँ पर देखिए कुशीनगर में एक स्तूप है, और स्तूप का नाम क्या है, रामभर स्तूप। तो याद रखिएगा कुशीनगर स्थित जो आपका रामभर स्तूप है, ये महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, और मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह पर बना है जहां पर भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। पहला IIT जो आपका है कौन है, तो आप कहेंगे सर पहला IIT है आपका कौन है, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर कहां पड़ता है, बता सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि सर जी ये खड़गपुर है पहला, तो आप ये बता दीजिए हमको ये खड़गपुर पड़ता कहाँ है। अगर ये बता देते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, और जीके में कहीं ना कहीं आपको महारत हासिल है। चलिए, कुछ कह रहे हैं झारखंड है, और बताएंगे कोई लोग कश्मीर, कुछ लोग कहेंगे यूके कह रहे हैं उत्तराखंड में है। चलिए बहुत अच्छे, कोलकाता कह रहे हैं कुछ लोग, कोलकाता, और कुछ लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल कह रहे हैं। चलिए जल्दी से बताना है आपका आंसर क्या होगा, यहां पर जल्दी से बताइए IIT खड़गपुर कहां है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खड़गपुर जो आपका आ गया है, कुछ लोग यहाँ पर यूके दे रहे हैं, यूके नहीं होगा, ये भैया कहाँ पर है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बनेगा। जिन लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर कोलकाता वाला अर्थात पश्चिम बंगाल, वो उसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए काफी लोगों को ये नहीं पता है। अगला क्वेश्चन आइएगा, कह रहे ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 49 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, इनका ऑप्शन हो जाएगा कमल पुजारी। क्या नाम है इनका, ओडिशा के कोरापुट जिले में ये आदिवासी है, बहुत बहुल गांव है, और यहाँ पर है कमला पुजारी। कमला पुजारी ये 70 वर्ष की उम्र में देखा जाए पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि भैया इन्होंने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान की जो बीज हैं उनका संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको देखा जाए तो रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण किया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे नॉर्वे नहीं होगा फिलीपींस होगा। क्यों भाई, कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि नॉर्वे नहीं फिलीपींस होना चाहिए। क्यों भाई, आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आया कि ये शायद लिखा गलत है, ऐसा तो नहीं लिखा कि आपके दिमाग में लगा हो कि फिलीपींस होना चाहिए नॉर्वे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा तो नहीं किसी के दिमाग में आ रहा है, हो सकता है आ रहा हो दिमाग में कि फिलीपींस के राजा। तो भैया फिलीपींस का जो पुरस्कार है वो एशिया का रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है। वो रमन जो आपका एशिया का जो मैग्सेसे पुरस्कार होता है वो होता है फिलीपींस। लेकिन भैया ये जो आपका नॉर्वे के राजा द्वारा है गणित का जो नोबेल पुरस्कार है वो अलग है। गणित का नोबेल पुरस्कार इसे बोलते हैं एबल पुरस्कार, और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो अच्छा यहाँ पर खोज करता है उसके बारे में कहते हैं। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि आपकी जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी आपके पेड एग्जाम के लिए काफी अच्छी सुविधा की गई है। आपके कंप्लीट सिलेबस सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, और इसमें से देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आपके यहाँ पर देखा जाए लाइनर भी होंगे, और डिस्क्राइब के साथ होंगे। मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के मॉडल पेपर होंगे। यानी आपको इसमें कुछ मॉडल पेपर ऐसे होंगे जैसे हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं, उसके नीचे आंसर होगा। कुछ मॉडल पेपर आपके ऐसे हैं जिनमें आंसर की लास्ट में होगी, और कुछ आपके ऐसे हैं जिसमें से मैथ, जीके, रीजनिंग ये भी आपको उसमें से इंक्लूड होगी, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसा कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो, या आपका हिंदी हो, है ना, या आपका वन लाइनर हो, या आपका ऑब्जेक्टिव हो। बड़े अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप में से विजिट कीजिएगा, और वहाँ पर दे सकते हैं जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, है ना, हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर आने हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप लोग मार्केट में बुक खरीदते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे व्यवस्था की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की गई है। उसी में से जैसे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर कोर्स परचेज करने के बाद टेस्ट सीरीज भी आपकी है, वो भी आपको फ्री उसी में आपकी कर दी है। वो आपकी टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें जुड़िएगा और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।